अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर के अंदर हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का ये स्टार्ट है, ये पहली वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहले थोड़ी सी बात उसके इंट्रोडक्शन की करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री की आपने चैप्टर नंबर क्लास 9th के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है बायोलॉजी की, कि जिसके अंदर आप वो तमाम केमिकल्स स्टडी करते हैं कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं लाइफ के साथ एसोसिएटेड लाइफ के साथ होता है। यानी वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो, लेकिन वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये नॉन लिविंग है, बट चूंकि इसकी एसोसिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो आप इसे स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सिमिलरली ऑक्सीजन है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, सिमिलरली आपकी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, लेकिन फिर भी इन्हें स्टडी किया जाता है, बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन स्टडी किया जाता है। क्यों? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद लाइफ, और यही मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं और उनके अंदर के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है या बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर 2-3 रीज़न दिए हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहला रीज़न क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट ऑल द प्रोसेसेस, जो बॉडी के अंदर जितने भी काम चल रहे होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बायोकेमिस्ट्री में मिलती है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ और उसके नतीजे में ग्लूकोज बना लेते हैं। अब इतनी सी बात जानना काफ़ी नहीं है, आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो काम करती हैं, किस तरह से एक के बाद एक रिएक्शन होता है और फाइनली जाकर ग्लूकोज बनता है। सिमिलरली आप बढ़ते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो जब टूटता है इसे डाइजेशन कहते हैं, और फिर जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं यानी जो ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड हैं ये चले जाते हैं ब्लड में और ब्लड से ये जाते हैं सेल के अंदर। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन, या इसे सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा होगा कभी, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसका काम एटीपी प्रोडक्शन होता है। अब हमें इतना पता है, लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है, हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि कैसे ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर होता है तो कितने स्टेप्स लगते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली आप बढ़ते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो उसके डीएनए के अंदर होती है, यानी जो रेसिपी है लाइफ की वो डीएनए है। अब ये डीएनए की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आती है, इससे बनता क्या है, किस तरीके से बनता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब मिलती है जब आप केमिकल लेवल के ऊपर जाके, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर स्टडी करते हैं, और ये स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों हमें क्यों स्टडी करना है, कि भाई इतना डिटेल में क्यों जाएं कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, या ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, या डीएनए की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आ रही है, या प्रोटीन कैसे बन रहा है, क्यों स्टडी करें, किसके पास इतना फारिग टाइम है। तो उसका रीज़न इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर दिया हुआ है कि जब आप इंफॉर्मेशन मालूम करते हैं ना नॉर्मल मैकेनिज्म की, तो फिर आपको एबनॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो मालूम हो जाता है, जो हेल्प करता है आपको डिजीज़ तक पहुँचने में। देखिए, अगर आपको पता है नॉर्मली एक काम ऐसे होना था कि ए से बी बनना था, बी से सी बनना था और सी से डी बनना था। अब आपने देखा किसी इंसान के अंदर ए से बी तो बन रहा है लेकिन बी से सी नहीं बन पा रहा, तो जब सी नहीं बनेगा तो डी भी नहीं बनेगा, और जब डी नहीं बनेगा तो डी जहाँ जहाँ यूज़ होना था वो काम नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बेतहाशा बीमारियां हैं कि जिनके अंदर जब आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता होता है तो आप फ़ौरन से पता लगा लेते हैं कि अब ये जो एबनॉर्मेलिटी आई है, जिस लेवल के ऊपर आई है, जिस पॉइंट के ऊपर एबनॉर्मेलिटी आई है, जिस पॉइंट पर काम नहीं हो रहा, जो रिएक्शन नहीं हो रहा, उसके नतीजे में क्या चीज़ नहीं बनेगी, और जब वो चीज़ नहीं बनेगी तो उससे आगे जाकर क्या क्या अलामात जो है वो, क्या क्या नुकसान जो है वो पेशेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप एबनॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, और उससे आपको डिजीज़ डायग्नोज करने में और प्लस ट्रीट करने में आपकी जितनी मेडिसिन हैं ये जाकर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर काम करती हैं, केमिकल लेवल के ऊपर काम करती हैं। आप जो जब भी बीमार होते हैं तो पैराडॉल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब ये एंटीबायोटिक करती क्या अंदर जाके, तब पता लगता है जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं।
जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि नॉर्मल काम ऐसे हो रहा था, ठीक है। जब बैक्टीरिया अंदर गया, उसने वो नॉर्मल काम रोकने की कोशिश की, तो आपने ऐसी दवा भेजी जिसने उस बैक्टीरिया के अपने कामों को रोकने की कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और बायोकेमिस्ट्री के बगैर जो है वो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब तक आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं पता होगा, आप ना तो एबनॉर्मल आइडेंटिफाई कर सकेंगे और ना उसे दोबारा नॉर्मल पे लाने के लिए कोई दवा या कोई तरीका जो है वो बना सकेंगे। तीसरा क्या है भाई, बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि जो बायोकेमिस्ट्री से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें समझ नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, कहाँ चला गया, हाँ। तो पहला है कि हाउ डज अ फर्टिलाइज एग गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आपको पता है कि एनिमल की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो स्पर्म और ओवम से होती है। स्पर्म मेल से आता है और ओवम फीमेल से आता है। अब ये मिलके बनाते हैं एक सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम कभी जो है वो सिर्फ एक सेल थे, आज हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अरबों खरबों सेल्स हैं, लेकिन ये तमाम सेल्स एक जैसे नहीं है। ये तमाम सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। आप अगर हार्ट का सेल निकाल के देखें और उसे कंपेयर करें इंटेस्टाइन के सेल से, तो उन दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और उन दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट होगा। आँख का सेल जो है वो कान के सेल से, कान का सेल जो है वो ज़बान के सेल से, और ज़बान का सेल जो है वो बालों के सेल से। ये तमाम सेल्स डिफरेंट है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। तो क्वेश्चन ये है कि बने तो ये एक ही सेल से हैं जिसका नाम था जाइगोट, कैसे एक ही जाइगोट से इतने मुख्तलिफ तरह के सेल बने, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। अच्छा, इसके अलावा ये हम बायोकेमिस्ट्री से पता लगाते हैं। उसके बाद सेल्स जो हैं, आपको पता है जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। तो कैसे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के करीब जाते हैं ताकि वो टिश्यू बना सके, और टिश्यू से फिर जो है वो ऑर्गन बना सके। मतलब कैसे सेल्स को पता लगता है कि हमने किन सेल्स के साथ, अब जो स्टमक है आपका, ये एक ऑर्गन है। स्टमक के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। कैसे पता लगा इन सेल्स को कि इन्होंने ही कंबाइन होना है, और यहाँ के कोई सेल ने हाथ के सेल के साथ कंबाइन होकर स्टमक नहीं बनाना। ये तमाम बातें हमें पता लगती हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से। सिमिलरली सेल की ग्रोथ कंट्रोल कैसे होती है, यानी कब सेल को पता लगता है कि उसने डिवीजन स्टार्ट करनी है और कब सेल को पता लगता है कि उसने अब डिवीजन रोक देनी है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक सेल मुसलसल डिवाइड ही करता चला जाए। तो ये तमाम चीज़ें बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सिमिलरली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर कहते हैं एबनॉर्मेलिटी को। जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है, जब वो ख़राब हो जाता है, डीएनए की ख़राबी को, डीएनए में चेंज आने को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो डीएनए में जब म्यूटेशन आती है तो दैट लीड्स टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल। तो ये तमाम चीज़ें जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए का फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको पता होगा कि कहाँ एबनॉर्मेलिटी आने के ऊपर सेल इतना पागल हो जाता है कि हम उसे कैंसर करार दे देते हैं, एबनॉर्मल सेल करार दे देते हैं। तो ये तमाम रीजंस हैं कि जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू स्टडी, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। बाकी अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो हम कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, हम सेल से बने हैं। लेकिन अगर आप खुद सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बनता है, जिनमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। अगर इन मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो ये खुद प्रोटीन जो है वो कोई लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटीन एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट एक लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है, एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली यही नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो अगर आपको इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन पता हो तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं ये समझ आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप फंडामेंटल लेवल के ऊपर जाएँ, बेसिक लेवल के ऊपर जाएँ, तो हम सेल से तो बने हुए हैं, लेकिन सेल खुद जो है वो बना हुआ है केमिकल से। तो दैट इज़ वाई बायोकेमिस्ट्री जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की। हमने अभी तो ये बात कर ली कि हम केमिकल से बने हैं, तो वो कौन से केमिकल्स हैं जो हमें बनाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड तो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह है। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ से लेकर इस मेम्ब्रेन तक, ठीक है, मतलब सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटीरियल है, क्या क्या है इसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दिस इज द लिविंग मटेरियल, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब अगर आप इस प्रोटोप्लाज्म को देखें तो इसके अंदर आपको 70 to 90% मिलता है वाटर। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि हम जो है वो ज़्यादातर वाटर से बने हुए हैं। अगर आप सेल के अंदर से पानी को एवापोरेट कर दें, निकाल दें, तो अब जो बच जाता है उसे कहा जाता है ड्राई वेट। सूखा मटेरियल रह जाएगा, दैट इज़ नोन एज ड्राई वेट। अब इस ड्राई वेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो तमाम बेसिकली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली,
ज़्यादातर इसमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पहले डिफाइन ऐसे किया जाता था कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, लेकिन चूंकि बाद में लैब्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जाने लगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन चेंज हो गई, ये मैं आगे बताऊंगा। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं बायोकेमिकल्स। हमारी बॉडी को अगर आप तोड़ के देखें एटम्स के अंदर, ठीक है, अगर आप एटम्स के अंदर हमारी बॉडी को तोड़ के देखें तो आपको ये 6 एलिमेंट नजर आएंगे जिनसे हमारा मेजर जो बॉडी है हमारी मेजरली वो इनसे बनी हुई है। कितना परसेंट? 98%। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। यानी आपकी बॉडी में जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब आप तोड़ेंगे इतना तोड़ देंगे कि ये एटॉमिक लेवल पे आ जाएं, सारे एटम अलग अलग हो जाएं। अब आप एक तरह के एटम्स को कंबाइन करें, कार्बन के एटम्स को कंबाइन करें तो ये कार्बन एलिमेंट बन जाएगा, हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करें तो ये हाइड्रोजन, तो आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे जो हमारी बॉडी मिलकर बनाते हैं। यानी 98% बॉडी, और ये 98% बॉडी आपकी सिर्फ इन 6 एलिमेंट से मिलकर बनी है। जो बाकी बच गया उसके अंदर बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वो आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, तो ये आयरन इतना सा होगा। सिमिलरली जिंक पाया जाता है, इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी हैं। मेनली ये 6 एलिमेंट हैं। इनकी कॉम्पोजिशन भी इस चार्ट के अंदर, इस टेबल के अंदर दी हुई है। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है आपने, ये एलिमेंट के नेम है, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाला कॉलम आपने देखना है कि किस फॉर्म के अंदर हम इन मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो आपको पता है कार्बन अगर हमें चाहिए तो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन अगर हमें चाहिए तो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वाटर, तो वाटर की फॉर्म में हमें हाइड्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन डायरेक्टली आती है एज अ गैस, नाइट्रोजन अगर चाहिए तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में आती है, NO3 या फिर अमोनियम। NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, इसके अंदर एक और हाइड्रोजन ऐड कर दें अगर तो ये NH4 बन जाता है, दिस इज अमोनियम आयन। फॉस्फोरस अगर चाहिए तो ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में आती है, H2PO4 and HPO4, और सल्फर अगर हमें चाहिए तो ये सल्फेट की फॉर्म में आता है। अच्छा, ये याद रखना है कि किस फॉर्म में बॉडी के अंदर आता है, किस फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। और उसके बाद इसको छोड़ दें, ये वाला जो है कि फंक्शन। अब अगर आपको कार्बन चाहिए तो क्यों चाहिए, तो कार्बन बेसिकली ये मेन एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी डेफिनेशन ही यही है कि वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हो, मेन एलिमेंट कार्बन हो, उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो कोवैलेंटली। तो आपके मेजर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स मैंने अभी बताया आपको, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो बुनियाद होती है, जो बेसिक एलिमेंट होता है उसके अंदर, वो कार्बन होता है। इसके अलावा कार्बन प्लांट्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। आपने पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ और इसके नतीजे में ये बनाते हैं ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन भी चाहिए इन्हें और हाइड्रोजन भी चाहिए। तो हाइड्रोजन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस आ गया और कार्बन के अंदर भी। तो हाइड्रोजन जो है वो इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्यों चाहिए? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है X, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना कहलाता है रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब अगर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, कभी नाम सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब शायद गैस का अंदर जाना, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना है। ये जो है प्रोसेस, ये ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, या इसे गैस एक्सचेंज कहा जाता है। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। हम इसे कह लेते हैं रेस्पिरेशन, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन। ये वो वाला फूड नहीं है जो आपने निवाले खाए थे, उसका टूटना कहलाता है डाइजेशन। डाइजेस्ट होने के बाद जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये छोटा मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाता है तो सेल में इसे तोड़ा जाता है ताकि इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेशन कहलाती है एरोबिक। और कुछ जो है वो ऑक्सीजन के बिना तोड़ते हैं, ये कहलाती है एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये काम होता है
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाउ व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन कुछ जगहों पर इस्तेमाल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। एक तो ये यूज़ होती है अमाइनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, इसके बाद 2-3 टॉपिक के बाद प्रोटीन्स का है, वो है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसका नाम है अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, दिस इज नोन एज अमाइनो ग्रुप, और एक तरफ ये आर होता है जिसे रेडिकल या साइड चेन कहते हैं, ये वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर ये मौजूद है नाइट्रोजन। तो अमाइनो एसिड बनाने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को और आरएनए को। तो न्यूक्लिक एसिड में जो भी डीएनए हो या आरएनए हो वो बनता है एक छोटे यूनिट से जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये खुद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है इसके अंदर 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ये भी इस चैप्टर के अंदर मौजूद है टॉपिक। एक चीज़ इसके अंदर होती है PO4 जिसे कहते हैं फॉस्फेट, और कार्बन नंबर 1 पर लगा होता है N जो है ना ये एक रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन लगा होता है, दिस इज नोन एज नाइट्रोजनस बेस। तो इस नाइट्रोजनस बेस को बनाने के लिए या न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए होगा, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी। हार्मोन्स बेसिकली होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका काम है कोई ना कोई मैसेज ट्रांसफर करना। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, और अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है और अमाइनो एसिड के लिए नाइट्रोजन चाहिए। इसके बाद क्या है, कोएंजाइम। देखिए या तो एंजाइम हो या कोएंजाइम हो, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंजाइम्स ज्यादातर जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और अगेन प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है और अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फास्फोरस कहाँ चाहिए, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया डीएनए और आरएनए के अंदर ये वाला ग्रुप होता है PO4। तो ये जो PO4 है इसके अंदर ये फास्फोरस मौजूद है, तो डीएनए आरएनए बनाने के लिए चाहिए होता है। एटीपी वो मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं एनर्जी कैरियर, यानी जब भी सेल के पास एनर्जी होती है तो इसके पास रखवा दी जाती है, और जब सेल को किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वो इससे हासिल कर ली जाती है। एटीपी खुद जो है ना वो एक न्यूक्लियोटाइड है, जिस तरह अभी हम पढ़ के आए थे डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह एटीपी खुद जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इसके यहाँ पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, उसका नाम होता है एडिनिन। और इसके साथ एक फॉस्फेट नहीं होता, इसके साथ होते हैं 3 फॉस्फेट। तो आपको नज़र आ रहा है इसके लिए तो लाजमी चाहिए ही चाहिए फॉस्फेट। और अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल ना हो, ये जो एटीपी है ये ना हो, तो आपकी बॉडी के कोई काम जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेनली ज़्यादातर कामों के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी से आती है। और कहाँ इस्तेमाल होता है भाई, फॉस्फोलिपिड। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, अब इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, एक इसके अंदर होता है लिपिड और एक इसके अंदर होती है प्रोटीन। तो लिपिड की जो टाइप होती है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड, इसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है, ये मैं लिपिड वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और फॉस्फोरस प्रोटीन्स के अंदर भी होता है। ये जो सल्फर है और ये जो फॉस्फोरस है ये प्रोटीन्स के अंदर शामिल होते हैं, प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा कहाँ चाहिए, NAD और NADP, ये दोनों कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। जिस तरह ATP था एनर्जी कैरियर, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। सेल के पास जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इनके पास रखवा दिए जाते हैं, और जब सेल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो फिर इनसे ले लिए जाते हैं। जिस तरह ATP एक न्यूक्लियोटाइड था, बिल्कुल उसी तरह NAD और NADP ये भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। द लास्ट थिंग इज सल्फर, ठीक है, सल्फर जो है वो अगेन प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। और कोएंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के साथ वर्क करता है, तो इनके अंदर भी सल्फर पाया जाता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये मेजर 5 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारा सेल बनाते हैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और अगर इन चारों में से कोई 2 मिला दिए जाएं, फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन को मिला दें कार्बोहाइड्रेट से, तो अब ये नया मॉलिक्यूल बनेगा, ये कहलाएगा कॉन्जुगेटेड। आप प्रोटीन को मिला दें लिपिड से तो ये नया मॉलिक्यूल बनेगा, कहलाएगा कॉन्जुगेटेड। आप प्रोटीन को मिला दें न्यूक्लिक एसिड से तो ये नया मॉलिक्यूल बनेगा, कहलाएगा कॉन्जुगेटेड। ठीक है, ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अच्छा, एक हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है बैक्टीरिया के सेल का
और मैमल्स के सेल का। मैमल्स के अंदर कोई भी ले लें, आप अपना सेल ले लें। क्यों कंपैरिजन दिया हुआ है? व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया का सेल जो है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक और इंसानों का सेल जो है वो कहलाता है यूकैरियोटिक। तो इसमें याद क्या रखना है आपने? देखिए दोनों के अंदर वाटर जो है वो बराबर है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के सेल में ये 3 चीज़ें कम हैं एज़ कम्पेयर टू मैमेलियन सेल। प्रोटीन कम है, इसमें 15 है, इसमें 18 है। कार्बोहाइड्रेट कम है, इसमें 3% है, इसमें 4% है। लिपिड कम है, इसमें 2% है, इसमें 3% है। राइट? क्या चीज़ ज़्यादा है बैक्टीरिया के सेल में? तो वो है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है बैक्टीरिया के सेल में परसेंटेज वाइज एज कम्पेयर टू मैमेलियन सेल। एंड इट मेक सेंस। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया का सेल जो है वो एक सेल जो है वही पूरा ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसी सेल ने सारे काम करने हैं, तो उसके पास पूरा का पूरा डीएनए होना चाहिए और ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए डीएनए का। हमारे पास मैमल्स के सेल्स जो हैं, हम चूंकि मल्टी सेलुलर हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है वो डीएनए और आरएनए की कम होती है। इसके बाद थोड़ी सी बात करनी है हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। मैंने पहले ही बताया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ लिविंग बॉडी में बन सकते हैं, लिविंग बॉडी के बाहर नहीं बन सकते। लेकिन जब ये लैब में बनाए जाने लगे तो इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई। मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं बेसिक एलिमेंट के तौर पे, और उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है कोवेलेंटली। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा बेसिक एलिमेंट के तौर पे, या अगर कार्बन है लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली या डायरेक्टली बाउंड नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नजर आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, कार्बन नहीं है। सो दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये हमारे पास 3-4 टर्म्स हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो बहुत आसान है ये। देखिए भाई, हमारे पास जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्रोटीन जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो है बड़ा मॉलिक्यूल है। दीज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दिस इज़ नोन एज पॉलीमर। पॉलीमर वो होता है जो एक तरह के यूनिट से मिलकर बने, यानी जिसके अंदर कोई एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर की जो दीवार है वो एक पॉलीमर है, वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। उसमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है? उसमें ईंट है जो रिपीट हो रही है, एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। यानी अगर आप ब्लॉक रखते जाएं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो आपकी दीवार बन जाती है। तो आपकी दीवार बड़ा स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा पॉलीमर। और इसके अंदर जो चीज़ रिपीट हो रही है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है? इसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाएगा इसका मोनोमर। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटीन है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, एक लंबी सी चेन होती है, इसके अंदर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है, वो कहलाता है इसका मोनोमर। और प्रोटीन का जो मोनोमर है वो कहलाता है अमाइनो एसिड। सिमिलरली आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में एक वर्ड पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड का मतलब शुगर। पॉलीसैकेराइड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा सेलुलोज का, जिससे प्लांट की सेल वॉल बनती है। सेलुलोज एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर ज्वाइन होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड जो है ये कहलाएगा पॉलीमर, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या चीज़ रिपीट हो रही होती है? इसमें रिपीट हो रहा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इसका क्या कहलाएगा? ग्लूकोज इसका मोनोमर कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आ गया और आरएनए आ गया, ठीक है। डीएनए और आरएनए ये बड़े से स्ट्रक्चर है, तो बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाएगा पॉलीमर। और इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसका मोनोमर है। बचपन में स्कूल में हम जो है वो असेंबली जब होती थी तो लाइंस लगाते थे, ठीक है। हर क्लास की अपनी एक लाइन होती थी, तो वो जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है वो एक पॉलीमर है। और उसके अंदर क्या चीज़ रिपीट हो रही है? उसके अंदर स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो उस लाइन का मोनोमर है। लड़कियां जो हार पहनती हैं मोतियों का, वो पूरा हार जो है वो एक पॉलीमर है, और उसके अंदर जो एक मोती है वो मोनोमर है। ट्रेन जो है वो पूरी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये एक पॉलीमर है, और उसके अंदर जो एक डब्बा है वो उसका मोनोमर है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मोनोमर की। पॉलीमर बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मोनोमर वो चीज़ है जो उसके अंदर बार बार रिपीट हो रही है, इसे बिल्डिंग ब्लॉक या सब यूनिट कहा जाता है। तो
मैंने अभी बताया कि प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर है और उसका जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, ठीक है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जिन छोटे यूनिट से बनते हैं, लाइक ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, तो ये इसका मोनोमर है। सिमिलरली फैट जो है ये लिपिड की बड़ी टाइप है और फैट किसके मिलने से बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये इसके मोनोमर है। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये बड़ा स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियोटाइड की रिपीट होने से बनता है, तो ये इसका मोनोमर है। अच्छा, अब होता क्या है, आपको अगर पॉलीमर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको दीवार बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो ईंटों को जोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथी के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पॉलीमर बनाना चाह रहे हैं तो आपको मोनोमर को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जोड़ने का प्रोसेस देखना है। देखें, हमारे पास ये एक मोनोमर है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा मोनोमर है। ये जोड़ना चाहते हैं लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि ये स्टेबल है, इनके पास जगह नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकें। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप जब शॉपिंग पे जाते हैं, मेल्स तो नहीं लेकिन फीमेल्स जब शॉपिंग करती हैं तो बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करती हैं, तो उनके दोनों हाथों के अंदर शॉपर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान होता है। अब अगर दो दोस्तें मिली हैं कहीं मॉल के अंदर और वो हाथ मिलाना चाह रही हैं तो वो हाथ नहीं मिला सकती। क्यों नहीं मिला सकती? क्योंकि उनके दोनों हाथ क्या हैं, ऑक्यूपाइड हैं। तो जब तक वो अपने हाथ से शॉपर नहीं हटाएंगी तब तक जगह नहीं बनेगी और वो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती, यानी हाथ मिला नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों मोनोमर्स के साथ कुछ ना कुछ अटैच है। इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच है OH, ठीक है। तो अगर ये दोनों जुड़ना चाहते हैं तो इन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसमें से निकलेगा हाइड्रोजन और इसमें से निकलेगा OH और ये दोनों मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। अच्छा, जब ये दोनों यहाँ से हट गए, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और OH यहाँ से हट गया, तो जगह बन गई। ये जो जगह बनी है इसके नतीजे में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इनके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से दो मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन हो गए और इसके साथ और मोनोमर्स ज्वाइन होते जाएंगे तो ये पॉलीमर बनता जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जिसके अंदर मोनोमर्स ज्वाइन हो रहे हैं ये कहलाता है कंडेंसेशन। और इस टाइप की कंडेंसेशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई चीज़ बन रही है। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या चीज़ रिमूव हो रही है? वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर का रिमूवल कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली कंडेंसेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें दो मोनोमर्स जुड़ते हैं और अगर इस तरह से जुड़ें कि एक में से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, एक मोनोमर में से हाइड्रोजन निकल जाए और एक में से OH निकल जाए और ये दोनों मिलके क्या बना दे? ये दोनों मिलके वाटर बना दे, तो ये कहलाता है दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड ये कंडेंसेशन को शो कर रहा है। देखें, दिस इज वन मोनोमर, ठीक है, ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। ये आपस में जोड़ना चाहते हैं लेकिन मैंने बताया कि ये दोनों चूंकि स्टेबल हैं, इनके पास जगह नहीं है कि ये दोनों आपस में हाथ मिलाकर रह सकें। तो हुआ क्या, इस मोनोमर में से निकला OH, इस मोनोमर में से निकला हाइड्रोजन। जब ये दोनों निकल गए तो क्या बन गया? वाटर बन गया। इनके निकलने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा है, इधर भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ गई, इधर भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी आ गई, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये जुड़ गए। तो इस तरह से दो मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और वाटर रिमूव होता है। ये कहलाता है कंडेंसेशन, या दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर एंजाइम चाहिए होता है, खुद ब खुद नहीं होता काम, कोई ना कोई एंजाइम होता है जो जोड़ने का काम करता है और इसके लिए ATP भी रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है। अब इसका उलट क्या है? अभी हमने क्या किया था, दो को जोड़ा था, ठीक है, इनको हमने मिला दिया था और इसके नतीजे में क्या रिलीज हुआ था? वाटर। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये दोनों जो जुड़े हुए इनको तोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन उलट हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इसके साथ यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा दोबारा और इसके साथ OH लग जाएगा। ये प्रोसेस के जिसके अंदर पॉलीमर को तोड़ा जाता है मोनोमर के अंदर। कैसे तोड़ा जाता है? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना है, हाइड्रो का मतलब वाटर है। वाटर ऐड करके आपने मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। तो अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो ये कंडेंसेशन है, अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस है। सॉरी, यहीं से अगर इस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस है। यहाँ तो इन्होंने ऊपर से नीचे की दिखाया हुआ है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास
एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर, देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान ये वाली कंडीशन है, इसको इन्होंने ऊपर बना दिया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन्हें तोड़ दूं, तो मैं क्या ऐड करूंगा, मैं वाटर ऐड करूंगा। जैसे ही वाटर ऐड करूंगा, वाटर में से एक निकलेगा OH और एक निकलेगा हाइड्रोजन, एक के साथ जाके OH चिपक जाएगा, एक के साथ जाके हाइड्रोजन चिपक जाएगा और इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस और ये टोटली ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट है किसका, ये कंडेंसेशन का ऑपोजिट है। अच्छा भाई, तो जब जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म वो तमाम प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो कोई मॉलिक्यूल बन रहा होगा या कोई मॉलिक्यूल टूट रहा होगा। तो जो बनना है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। जिसमें कोई मॉलिक्यूल बनता है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है और जिसमें कोई मॉलिक्यूल टूटता है वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो कौन से प्रोसेस से बन रहा होगा, वो कंडेंसेशन से बन रहा होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो वो कौन से प्रोसेस से टूट रहा होगा, वो हाइड्रोलाइसिस से टूट रहा होगा। आप जब खाना खाते हैं, बड़े बड़े निवाले खाते हैं, तो उसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एंजाइम्स की मदद से ये काम किया जाता है। जब ये टूट जाते हैं छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, तो आप इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आपके ब्लड में आते हैं। ब्लड के बाद ये जाते हैं ब्लड से सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड जब सेल के अंदर जाएगा तो आपका सेल क्या करेगा, उन अमाइनो एसिड को जोड़कर अपनी प्रोटीन बनाएगा। अब ये कौन सा प्रोसेस है, ये है कंडेंसेशन। तो दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं, कंडेंसेशन भी चल रहा है, हाइड्रोलाइसिस भी चल रहा है बॉडी के अंदर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन के बारे में आपको बताया कि कार्बन जो है ये ग्रुप 4A का एलिमेंट होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुनियाद जो है वो कार्बन के ऊपर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही वही हैं कि जिसके अंदर मेन एलिमेंट कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चूंकि ये ग्रुप 4A का एलिमेंट है तो इसके पास आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि ये वाला शेल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं। इसका मतलब कार्बन के पास एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। Now this ability is very important, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 है तो ये टेट्रावैलेंट कहलाता है। अच्छा, अब कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और यही लंबे लंबे स्ट्रक्चर या बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं ये बुनियाद होते हैं, बेसिक स्केलेटन होते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क होते हैं किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसके लिए आई थिंक वर्ड यूज़ किया जाता है कैटेनेशन। कार्बन जो है इसके पास एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये चारों हाइड्रोजन के साथ बना ले तो ये तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये कार्बन क्या करता है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन के बजाय एक और कार्बन आ गया। अब इसके पास फिर 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो ये इधर हाइड्रोजन लगा लेगा, इधर हाइड्रोजन लगा लेगा, लेकिन इधर एक और कार्बन लगा लेगा। फिर इसके पास 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। अब सोचें, इधर भी कार्बन लगा लिया इसने, इधर भी कार्बन लगा लिया इसने, इधर भी कार्बन लगा लिया। इसके पास फिर 3 की एबिलिटी है, इसके पास फिर 3 की एबिलिटी है, इसके पास फिर 3 की। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ मिलके बहुत लंबे लंबे से स्ट्रक्चर बनाता है। आई थिंक ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटेनेशन, ये केमिस्ट्री का वर्ड है। तो स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेथेन है, ठीक है, ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, कार्बन दूसरे के साथ नहीं मिला, चारों तरफ हाइड्रोजन है। लेकिन इधर जो है कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर बना रहा है बिल्कुल सीधा, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर इसके अंदर ब्रांच आ जाए, देखें ये कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने कार्बन के साथ, तो यहाँ तक तो था लीनियर, लेकिन ये आ गई एक ब्रांच और ये आ गई दूसरी ब्रांच, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रांच कहलाता है। अगर ये घूम जाए, कार्बन है, फिर इधर कार्बन है, फिर इधर कार्बन है, फिर इधर कार्बन है और इधर है, तो ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। आप पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन केमिस्ट्री के अंदर। तो ये कुछ बात थी कार्बन से रिलेटेड। 2 तरह की बॉन्डिंग जो आपको पता है वो यहाँ पर मेंशन है। एक तरह की बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और एक तरह की बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसके अंदर भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारे पास सोडियम है, ठीक है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसके इनर शेल में होते हैं, 8 इसके आउटर शेल में होते हैं और 1 इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये वाला स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। और ये जो क्लोरीन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
उसके बाद इसके पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए 1 चाहिए, इसको कंप्लीट होने के लिए 7 चाहिए, तो ये क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके हवाले कर देता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, इससे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड कहलाता है आयोनिक बॉन्ड, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो ये एटम जो है ये कहलाएगा डोनर, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एटम कहलाता है ये एक्सेप्टर कहलाता है, रिसेप्टर नहीं एक्सेप्टर कहलाता है ये, और इसके ऊपर जब इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि 2 दोस्त हैं और उनमें से एक ऐसा होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं खाना ख़रीदने के लिए, ठीक है, चीज़ें ख़रीदने के लिए, और दूसरा भुक्कड़ होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। तो ये वो दोस्त है कि जो जिसके पास पैसा ही पैसा है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ये क्या करता है कुछ पैसे ऐसे दे देता है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप बन जाती है। हमेशा ये खिलाता है, ठीक है, और ये खाता है, और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है ये आयोनिक कहलाती है। इसके बरक्स कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो ये दोनों बराबर से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये इस तरह है कि 2 दोस्त जाएं कहीं खाना खाने और जब बिल आए तो वो बराबर से शेयर करें, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये 2 बेसिक टाइप की बॉन्डिंग होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा आपको।